देखो इस लेक्चर में आज का थर्मोडायनेमिक्स का आगे का पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। इंटरनल एनर्जी तक की बात हमने कर ली थी। आज एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। देखो ये सारे टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। ये सब बात हमारी सेकंड लेक्चर में हो गई थी और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q इजकल टू माइनस डब्ल्यू तक का काम करके छोड़ा था। अब एंथैल्पी भी एक तरह की एनर्जी है। मैंने तुम्हें बताया था एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी तीन तरह की होती हैं, एक एंथैल्पी, एक इंटरनल एनर्जी और एक गिब्स फ्री एनर्जी। तो आज जो हमारी बात हो रही है वो बात हो रही है एंथैल्पी के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि एंथैल्पी क्या है। तो एंथैल्पी में जाने से पहले एक छोटी सी बात और हम डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हैं? जिस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होती। मान लो हम किसी स्टील सिलेंडर में कोई रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब स्टील सिलेंडर की खासियत क्या है कि स्टील सिलेंडर की वॉल्यूम सदा कांस्टेंट रहती है, उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो उसके अंदर, स्टील सिलेंडर के अंदर जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। मान लीजिए आपने किसी से कहा कि एक स्टील का सिलेंडर है, उसमें आप 1 लीटर पानी ले लीजिए और आप पानी का इनिशियल टेम्परेचर जो आपको दिया गया है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और आपको टास्क दिया गया है कि इसको हीट कीजिए और पानी का फाइनल टेम्परेचर 30 की जगह 50 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। ठीक है, आप इसको हीट देंगे, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। ये बात तो पक्की है कि भाई जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी आप हीट दे रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे रहे हैं, ठीक। तो अब जरा फार्मूले में आए। आपने लिखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। लेकिन यहां पर भाई क्या मामला है, डेल्टा वी तो जीरो हो गया क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक है। और यदि डेल्टा वी जीरो हो गया तो यहां फार्मूला क्या रह गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, ठीक। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा ई कह दो, डेल्टा यू कह दो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। तो हम क्या डेफिनेशन देते हैं, डेल्टा यू क्या चीज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भाई डेल्टा ई की, डेल्टा यू की क्या डेफिनेशन है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पानी को 30 से 50 डिग्री पर अगर आप गर्म करें या कोई और रिएक्शन कराएं किसी स्टील सिलेंडर में जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस समय जो एनर्जी का चेंज आएगा उसको कहेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब लेकिन एक समस्या है कि हम जो लैब में प्रोसेस कराते हैं क्या वास्तव में वो स्टील सिलेंडर में ही कराते हैं या वो ओपन में होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन कराया तो भाई सीधी सी बात है, रिएक्शन तो ओपन बीकर में ही होगा, ठीक है। वो ऐसा तो है नहीं कि किसी स्टील के सिलेंडर में होगा या बंद सिस्टम में होगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो क्योंकि ज्यादातर प्रोसेसेस ओपन में होते हैं, ठीक है, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती वहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हमें एक नई एनर्जी की जरूरत है जिसका नाम है एंथैल्पी। तो देखो यहां से पढ़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस डू नॉट टेक प्लेस इन सील्ड वेसल्स, दे टेक प्लेस इन ओपन वेसल, ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो मैं तुम्हें दो बातें बताऊं, व्हेनेवर वेसल इज ओपन, जब कभी भी आपका कंटेनर ओपन है, ठीक, तो वहां पर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक। इस बार वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगी लेकिन प्रेशर कैसा रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। तो जैसा पिछले केस में बताया था, स्टील सिलेंडर का केस था, तो स्टील सिलेंडर के केस में तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, और आप ओपन बीकर में काम करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। देखो वही पिछला केस लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस बीकर में, ये खुला हुआ बीकर है, इसमें 1 लीटर पानी है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका टेम्परेचर फिलहाल 25 डिग्री सेल्सियस है। आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाकर क्या कर दीजिए, 50 डिग्री सेल्सियस दे दीजिए, कर दीजिए। तो अब फिर से भाई ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, इस प्रोसेस में क्या एब्जॉर्ब होगी, हीट। लेकिन इस बार जो हीट एब्जॉर्ब आप कराएंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पर कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूपी। तो याद रखिएगा, ओपन सिस्टम में प्रेशर सदा कांस्टेंट रहता है, और वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फियर। ठीक। अच्छा, अब जरा फार्मूलों की बात कर लें। हमने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ओके, अब एक बात देखो, वर्क डन तो ऐसा हो सकता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी। भाई दोनों ही बातें पॉसिबल है वर्क के लिए। क्या, या तो बदले प्रेशर या बदले वॉल्यूम, दोनों केसेस में वर्क हो जाएगा। लेकिन अब आप काम कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, ओपन वेसल में काम कर रहे हो, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब काम करोगे तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है डेल्टा पी वी, ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो देखो अब फार्मूला क्या मॉडिफाई हो गया, फार्मूला आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, आ गया वही फार्मूला आ गया जो पहले था। ठीक। अब अगर मैं ओपन सिस्टम में काम कर रहा हूं तो इसको क्यूपी लिख दूं। ठीक, तो यहां पर QP becomes equal to delta U plus P delta V। ओके, QP क्या बन गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब इस QP को हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको नया नाम दे रहे हैं, इसका नाम है एंथैल्पी चेंज। ठीक है, क्या नाम है इसका, एंथैल्पी चेंज। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, QP को रिप्लेस कर दे रहे हैं डेल्टा H से। ठीक है, एंथैल्पी चेंज क्या चीज है, डेल्टा H। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर रिएक्शन सील्ड वेसल में कर रहे हो जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उस हीट का नाम होगा डेल्टा यू। और यदि तुम प्रोसेस ओपन कंटेनर में, ओपन वेसल में कर रहे हो, तो वहां प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और उस समय जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसको नाम दिया जाएगा क्यूपी, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसको कहा जाएगा चेंज इन एंथैल्पी। तो अब दो छोटी छोटी बातें यहां लिखने के लिए हो गई। क्या क्या बातें होंगी, जब हम सारी बातों को समराइज करेंगे तो दो ही बातें निकल कर आएंगी, कि यदि आप काम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पर, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, और यदि आप काम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये सबसे आसान डेफिनेशन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की और चेंज इन एंथैल्पी की। तो पढ़ के देखो इसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो ओपन में काम करोगे तो कहोगे डेल्टा एच चेंज आया, और सील्ड कंटेनर में काम करोगे तो कहोगे डेल्टा ई चेंज आया एनर्जी में। ओके, चलो देखो, तो फार्मूला हमें मिल गया एंथैल्पी का, क्या, एंथैल्पी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, तो ये फार्मूला तुम्हें मिला। अब डेल्टा एच को तुम कैसे क्यू कह सकते हो, इसको कह सकते हो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इस फार्मूले को यदि तुम्हारा डिराइव करने का मन है कि क्यू पी डेल्टा एच के बराबर कैसे है, ये दोनों बराबर कैसे हैं, तो देखो जरा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती थी, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। याद रखना कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हो तो क्यू पी लगाओगे प्लस पी डेल्टा वी। अब देखो माइनस पी डेल्टा वी से प्लस पी डेल्टा वी कट गया, तो डेल्टा एच क्या आ गया, क्यू पी, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो बात कितनी भी कर लो, कुल मिला के दो ही बातें हैं। ओपन सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और जो एनर्जी का चेंज आता है उसको डेल्टा एच कहते हैं, विच इज इक्वल टू क्यू पी। और सील्ड कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और जो एनर्जी का चेंज आता है उसको कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जिसको तुम कहते हो क्यू वी। ओके, तो यहां तक की बात हमारी हुई। ठीक, अब देखो ये जो एंथैल्पी का प्रोसेस है ये केवल गैसियस सिस्टम पर अप्लाई होता है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में वॉल्यूम में बदलाव नहीं आता है। ठीक, तो इसलिए पहली बात तो यदि तुम्हारा सिस्टम सॉलिड या लिक्विड है तो डेल्टा एच और डेल्टा ई ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आगे चलकर इसको भी बात करेंगे। तो इसकी जो एंथैल्पी की सिग्निफिकेंस है, एंथैल्पी टर्म की सिग्निफिकेंस है, ये केवल और केवल गैसियस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, अब इसके अलावा यदि तुम्हारा सिस्टम सॉलिड है या लिक्विड है तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों सेम रहेंगी। तो याद रखना डेल्टा एच एंड डेल्टा ई आर ऑलमोस्ट सेम फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम्स। कहीं इसका हिंट है इस बात का जो मैं कह रहा हूं, देखो यहां पर देखो, इस फार्मूले में देखो, इस फार्मूले में यदि डेल्टा वी जीरो है, यदि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो डेल्टा एच की सिग्निफिकेंस किसके लिए, केवल गैसियस सिस्टम के लिए है। अच्छा, उसके बाद एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इसकी चेंज केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। स्टेट फंक्शन तुम जानते हो, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिस्टम के बल्क पर, मास पर डिपेंड करेगी। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई भी जीरो होता है और डेल्टा एच भी जीरो होता है। तो ओपन में डेल्टा एच क्यू पी, क्लोज्ड में सील्ड कंटेनर में डेल्टा वी, डेल्टा ई यानी क्यू वी की बात करेंगे। चलो जी, अब डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशनशिप हमें ढूंढना है। वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी अभी बात हुई कि गैसियस सिस्टम पर अप्लाई होता है। तो देखो एक फार्मूला तुम्हारे सामने आ रहा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में एक फार्मूला होता था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पी क्या है, गैस का प्रेशर, यहां वी क्या है, गैस की वॉल्यूम, यहां एन क्या है, गैस के मोल्स, यहां आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। ठीक है, और टी क्या है, यहां पर टी टेम्परेचर। तो जब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, जो डेल्टा एच का जो फार्मूला आ जाएगा वो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्यू वी के बराबर होता है। कई बार बात हो गई हमारी। ठीक, अब एक समस्या तुम्हें हो सकती है कि भाई चलो डेल्टा एच तो चेंज इन एंथैल्पी हो गया, समझ गए,
फॉर्मूलों में हमेशा ये देखना चाहिए कि जो चीजें तुम लिख रहे हो वो है क्या। ये क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और तकलीफ हो रही है इसको लिखने में, तो डेल्टा ई कह दो, ये डेल्टा यू कह दो। ठीक है ना? और ये क्या है? गैस कांस्टेंट। अभी अभी बात हो गई हमारी इसके बारे में। और टी तुम्हें पता है टेम्परेचर है। अब मामला रह गया ये डेल्टा एन जी क्या चीज है। ठीक, तो जरा डेल्टा एन जी के बारे में बात करते हैं। एक रिएक्शन दिखाता हूं मैं तुम्हें यहाँ। देखो ये रिएक्शन लिख रही है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स यू 2HI गैस। ये सारे के सारे क्या हैं? गैस है। ठीक है, अब यहां देखो गैस के कितने मोल हैं। प्रोडक्ट साइड में गैस के कितने मोल हैं? 2। रिएक्टेंट साइड में गैस के कितने मोल हैं? 1 मोल प्लस 1 मोल, 2। तो तुम्हें प्रोडक्ट के गैस वाले मोल्स में से रिएक्टेंट के गैस वाले मोल्स माइनस करने हैं। तो प्रोडक्ट के गैस वाले मोल्स यहाँ कितने हैं? 2। रिएक्टेंट के गैस वाले मोल कितने हैं? 1 प्लस 1, 2। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई 0। ठीक, तो यहां पर डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं? तो चलो एक फार्मूला लिख ही देता हूं मैं यहां पर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा एन जी, तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ, ये समेशन का साइन है, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, केवल गैस वाले, सॉलिड और लिक्विड वाले नहीं, माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक, चलो ये फार्मूला जरा अपने पास लिख लो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, तुम्हारी बुक्स में यू है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब मैं कुछ इक्वेशन दूंगा, उसमें डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन निकालना। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये आपको दे रहा है 2NH3 गैस। अब बताओ इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा? इसका डेल्टा एन जी कैसे? यहां पर प्रोडक्ट के गैस वाले कितने मोल हैं? 2। और रिएक्टेंट के गैस वाले में कितने मोल हैं? 3 और 1, 4। तो इसका डेल्टा एन जी आ गया -2। ठीक है, अब देखो अभी अभी बात हो रही थी H2 गैस प्लस I2 गैस, क्या बन रहा है? 2HI गैस। जरा देखना प्रोडक्ट की साइड कितने मोल्स हैं गैस वाले? 2। रिएक्टेंट की साइड गैस वाले कितने मोल हैं? 1 प्लस 1, 2। दिखा या नहीं दिखा? 1 प्लस 1, 2। तो 2 माइनस 2, 0। ठीक, तो इस तरीके से आप डेल्टा एनजी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के गैस वाले मोल्स में से रिएक्टेंट के गैस वाले मोल्स को माइनस करके। तो ये फार्मूला तुम्हें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में। तो क्या फार्मूला बन गया? तुम्हारी मतलब का फार्मूला क्या है? कहां लिख दूं? यहां लिख दूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और ध्यान रखना, यदि डेल्टा एन जी जीरो हो गया, यदि डेल्टा एन जी जीरो हो गया, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो देखना कौन सी रिएक्शन में डेल्टा एच डेल्टा ई बराबर है। इस वाली रिएक्शन में डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो अब हीट कैपेसिटीज के बारे में बात करनी है। तो मैं सिंपल हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन से शुरू करें। द हीट एनर्जी required, the heat energy required to raise the temperature of a system by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हमारे पास एक बीकर में
पानी है। अच्छा, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पानी कितना है, ना तो हमें इस बात से मतलब है कि इसका मास कितना है, ना हमें इस बात से मतलब है कि इसके मोल्स कितने हैं। ठीक है, बस इस बीकर में पानी है। इस पानी का इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करके 26 डिग्री सेल्सियस करना है। तो देखो, चेंज इन टेम्परेचर में कितना ला रहा हूं, 1 डिग्री सेल्सियस। इस काम में जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसको कहा जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक। अब एक काम कर लो, एक लोहे का टुकड़ा ले लो, कितना बड़ा है कितना छोटा है कोई मतलब नहीं है उस बात से। हमें तो बस ये धुन सवार है कि हमें इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। अब उसमें जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी हम उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ दैट आयरन पीस। ओके, तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी में कोई डिटेल्स नहीं दी जाती हैं कि मास कितना है या मोल कितने। तो हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये तो तुम समझते हो, इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूं C इज इक्वल टू क्यू, यानी हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, और डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके। अब हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? भाई, लोहे की एक कील का टेम्परेचर तुम 1 डिग्री बढ़ाओगे तो हीट कम खर्च होगी। लोहे की एक रॉड ले लो, पूरी एक बार ले लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो उसमें हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो हीट कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि सिस्टम का बल्क, सिस्टम का मास कितना है। तो इसलिए हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो, नेक्स्ट चीज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, हीट कैपेसिटी में कोई जिक्र नहीं हुआ कि सिस्टम कितना बड़ा है या सिस्टम कितना छोटा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जानने के लिए हम सिस्टम के साइज को डिफाइन करेंगे, सिस्टम के बल्क को डिफाइन करेंगे, और कितना, 1 ग्राम डिफाइन कर देंगे। तो चलिए जरा शुरू करें, डेफिनेशन लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, हीट एनर्जी required to raise the temperature of, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ, यहां एक चेंज कर दिया, 1 ग्राम ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम कह लो सब्सटेंस कह लो, है ना, सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी से 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या स्पेसिफिक है? 1 ग्राम स्पेसिफिक है। चलो, अब देखो वही पुराना वाला सिस्टम बनाते हैं हम एक बीकर ले, ठीक है, और इस बार बीकर में जो पानी लेंगे वो कितना पानी लेना है? बीकर में जो इस बार पानी लेना है वो स्पेसिफाइड है, कितना? 1 ग्राम, ना कम ना ज्यादा। तो यहां हमने लिया 1 ग्राम पानी। ठीक। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। मुझे टास्क दिया गया है कि इसका टेम्परेचर मैं 26 डिग्री सेल्सियस कर दूं। ठीक है, 25 की जगह कितना कर दूं? 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगी टेम्परेचर को बढ़ाने में, उसको हीट कैपेसिटी नहीं कहोगे, उसको कहोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए फार्मूला है, आप हीट कैपेसिटी को सब्सटेंस के मास से डिवाइड कर दें। देखो, एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं मैं छोटा सा। मेरे पास 10 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और 25 किलो जूल हीट, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो गई?
पानी की जो इस 10 ग्राम पानी की हीट कैपेसिटी हो गई, वो कितनी हो गई, वो आ गई 25 किलो जूल। तो क्या तुम मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता सकते हो पानी की? तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। हीट कैपेसिटी कितनी है इसकी, 25 किलो जूल, और मास कितना है, 10 ग्राम। यानी 10 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में 25 किलो जूल हीट खर्च हुई। तो 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट खर्च हुई, 2.5 किलो जूल। इसी को तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं कि 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट खर्च हुई। ओके, तो रिलेशन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है जी। अब तीसरी हीट कैपेसिटी पे चलें। तीसरी हीट कैपेसिटी है मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी में कहते हैं कि सिस्टम का साइज कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो लाओ लिख कर देखें, व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी। तो हम लिखेंगे इसको CM। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये तो सेम ही चल रही डेफिनेशन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। ठीक है, अब क्या चीज खास है, खास है टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस और सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो एनर्जी खर्च होगी, हीट एनर्जी खर्च होगी, इसको कहेंगे मोलार हीट कैपेसिटी। चलो अब इसका एक डायग्राम जैसा बना ले। लो भाई, ये आ गया बीकर, और बीकर में इस बार जो पानी लेना है वो कितना पानी लेना है, इस बार बीकर में पानी आपने लेना है 1 मोल। शुरू में कितना पानी लिया था, हीट कैपेसिटी में कोई गारंटी नहीं कितना लेना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कितना लिया था, 1 ग्राम। अब कितना लेना है, 1 मोल। तो देखो मुझे क्या टास्क दिया गया, ये 1 मोल पानी है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। मुझे टास्क दिया गया है कि इसके टेम्परेचर को 25 से 26 डिग्री सेल्सियस कर दो, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो। तो इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसको कहेंगे मोलार हीट कैपेसिटी। ठीक, तो तीनों में आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा, केवल सिस्टम के साइज का फर्क है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसका फार्मूला क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी निकालनी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक फैक्ट भी है ये कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.18 जूल पर ग्राम। ठीक है, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 4.8 जूल हीट की जरूरत होती है। तो क्या आप मोलार हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो? भाई मोलार हीट कैपेसिटी पानी की निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पानी के मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4.18 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, यहां पर केल्विन और आएगा। ओके, तो बस अगर आपने मोलार हीट कैपेसिटी को निकालना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, मोलार मास से। अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने, ये लो मैं इसे ऊपर कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन हीट कैपेसिटीज के आपस में रिलेशन निकालने के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन ये दे रखा है। यहां पर क्वेश्चन में मास ऑफ एल्युमिनियम 3 ग्राम है, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड
कितनी हुई, वो है 5.4 जूल। जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 2 केल्विन। तो पहली चीज आप इसकी हीट कैपेसिटी निकाल लीजिए। अब हीट कैपेसिटी निकालने का तरीका होता है टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, 5.4। टेम्परेचर में के चेंज कितना आया, 2 केल्विन। तो ये आ गए 2.7 जूल पर केल्विन। यानी एल्युमिनियम के टुकड़े का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में 2.7 जूल हीट खर्च हुई। अब पता करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, आप हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर देते हैं किससे, ये सी है, हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर देते हैं किससे, मास से, सब्सटेंस के मास से। तो हीट कैपेसिटी कितनी आई आपकी 2.7 और मास कितना है 3 ग्राम। तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई वो आई 0.9 जूल पर केल्विन पर ग्राम। कहने का मतलब एल्युमिनियम के 1 ग्राम टुकड़े का वजन, 1 ग्राम टुकड़े का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में 0.9 जूल हीट खर्च होगी। अब यदि तुम मोलार हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हो तो मोलार हीट कैपेसिटी निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, ये 0.9। मोलार मास कितना है एल्युमिनियम का 27 ग्राम पर मोल। तो ये आ गई 24.3 जूल पर मोल पर केल्विन। यानी 1 मोल एल्युमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में 24.3 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखिए इतना काम, हीट कैपेसिटी तक का काम आप लोग कर लीजिए। आगे का काम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। इतना आप फिनिश कर लीजिए। ये सब चीजें जो आगे आ रही हैं इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे।